नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 47 करेंगे। देखो ये सीरीज रुकी हुई थी तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो डेली हम 2 वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। उसमें किसी दिन रीजनिंग हो जाता है, किसी दिन मैथ हो जाता है, और बाकी एक डेट भी आ गया, इसलिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 47 वीडियो हो चुके हैं टोटल। ये 100 वीडियो की सीरीज मैं आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूँ। एग्जाम से 1 महीना पहले मैं करा दूंगा, ठीक है। तो 47वां नंबर सीरीज है। बायोलॉजी हम कवर कर चुके हैं, अभी आपकी फिजिक्स चल रही है। तो आशा है आपको सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर जो आप पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। 2000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, और ये सीरीज आपकी चल रही है किरण पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। सारे क्वेश्चन वहीं से लेके आते हैं, और इस बुक के सारे क्वेश्चन प्रीवियसली एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी एंड रेलवे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम चाहेंगे कि जो आपने अभी तक हमारी साइंस की पीडीएफ नहीं ली है, इंपॉर्टेंट एक तरह से क्रैश कोर्स कह सकते हो रेलवे एग्जाम के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाके जरूर खरीदिए। अगर जो आपको डेमो पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 83 82 81 18 25, ठीक है। तो इस पर अगर जो डेमो चाहिए, देखना है स्टैटिक जीके और साइंस का, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन है आपका, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल की बूंद अगर जो आप पानी पर डालो तो फैल जाती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? मिलती नहीं है, मतलब अगर जो पानी गिरा है उसमें डाल दो तो इस प्रकार से फैली हुई प्रतीत होती है, उसमें मिक्स नहीं होती। इसका रीजन क्या है? आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा। देखो साइंस, अब मैं बात करें फिजिक्स की, ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, उदाहरण से पूछे जाते हैं, ठीक है। उदाहरण से पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कोई भी आपका सरफेस टेंशन से ले लो, ग्रेविटेशन से ले लो, ठीक है। आप गति वाले चैप्टर से ले लो। गाड़ी चलती है तो अचानक से गाड़ी चलती है तो हम पीछे क्यों आ जाते हैं, गाड़ी रुकती है तो हम आगे क्यों झुक जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी उदाहरण आपको दिखें उसको रट डालो, समझ डालो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तो इसका रीजन ध्यान रखना, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव बहुत, सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, इस कारण तेल की बूंद पानी पर डालने पे फैल जाती है। ये भी इसका आंसर देखो, पृष्ठ तनाव ही हुआ। पानी की बूंद जो गिरती है उसकी आकृति, जो वर्षा के जल की बूंद होती है, जो बारिश होती है, तो उसकी आकृति, बूंद की आकृति गोल होती है। इसका भी रीजन आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन ही होगा, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है। पिक्नोमीटर, ध्यान रखना, पिक्नोमीटर डेंसिटी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि घनत्व। घनत्व किससे मापा जाता है? पिक्नोमीटर से। सेकंड ऑप्शन है, सौर विकिरण की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्नोमीटर से। एक्नोमीटर से, ठीक है, एक्नोमीटर, सॉरी, एक्नोमीटर से, ठीक है। भूकंप की तीव्रता आपको पता है यहाँ पे किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से, ये तो सबको पता होगा, सिस्मोग्राफ से। और उच्च तापमान किससे मापा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये आपका एक आता है पूर्ण विकिरण, सूर्य का तापमान भी इसी से मापा जाता है, पूर्ण विकिरण उच्च पायरोमीटर, ठीक है, या पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, पिक्नोमीटर से किसको नापा जाता है? घनत्व को। और एक्नोमीटर से किसको मापा जाता है? सौर विकिरण की तीव्रता को। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को, और पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3, पवन की गति, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो पवन की गति ध्यान रखिएगा किससे मापी जाती है? तो पवन की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर से पवन की गति मापी जाती है। बाकी क्या क्या ऑप्शन है? अल्टीमीटर दिया है, तो अल्टीमीटर ध्यान रखिएगा उड़ते हुए विमान की, अगर जो कोई विमान उड़ रहा है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के काम आता है। क्या? अल्टीमीटर। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप वन लाइनर बना के लिखते रहना। पवन की गति मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर, और उड़ते हुए विमान की गति मापा जाता है किससे? अल्टीमीटर से। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, क्रोनोमीटर।
क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्यान रखना, यह जलयानों पे लगा होता है। किस पर? जो जलयान होते हैं उस पर लगा होता है, जिससे सही समय का पता चल सके। ठीक है, समय देखने के लिए उपयोग किया जाता है जलयानों पर, क्रोनोमीटर का। ठीक है, तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने परिभाषित किया था? बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन। तो उन्होंने कैसे किया था? दो पिंड हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल, इनके मास मान लेते हैं m1 m2 हो, ठीक है, और इनके बीच दूरी r हो। तो इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में किन्हों दो पिंडों के मध्य, ये दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल द्रव्य, उनके द्रव्यमानों, देखो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, उनके द्रव्यमान m1 और m2 द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी कि गुणनफल m1 m2 के समानुपाती, ये समानुपाती हो गया, तथा उनके बीच दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया आपका। मैं फिर से लिख देता हूँ, f अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r²। मैं फिर से बोलता हूँ, न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों, ये दो पिंड हो गए, इनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के, दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे ये वाला चिन्ह हटाओगे समानुपाती का, तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा कैपिटल G। तो F बराबर हो गया कैपिटल G m1 m2 बटे r²। ठीक है, यही आपका न्यूटन का नियम है। किसका नियम? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। और यहाँ पे एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कैपिटल G का मान, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल G एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप सीधा साधा कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो या फिर मैं कमेंट में ही आपके जो भी क्वेश्चन होगा, कहीं पे डाउट होगा, उसका रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? क्या रीजन हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, गुब्बारे के जो वजन होता है, गुब्बारे का जो वजन होता है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। इस कारण से हाइड्रोजन भरा गुब्बारा ऊपर उड़ता रहता है। ठीक है, पहले इधर भी मिलता था, अब तो आते ही नहीं बेचने वाले, वो उड़ता रहता था तो अच्छा लगता था। ठीक है, तो क्या था? गुब्बारे का वजन, जो वजन होता है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। इस कारण जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होता है वो उड़ता रहता है। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जरूर लो। ठीक है, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा सिलेक्शन में, आपके एग्जाम से पहले रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया, आप अच्छे से चैप्टर वाइज रट सकते हो, घोल के पी सकते हो, कुछ भी कह लो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी पे क्या प्रभाव पड़े? देखो हमारा घर में एक तो कूलर होता है, ठीक है, एक तो एसी होता है। ध्यान रखना, जो एक कूलर होता है जब आर्द्रता बढ़ती है तो ये काम नहीं करता। यानी कि अगर जो आपके घर के आसपास बारिश हो गई, आपके यहाँ बारिश हो गई, आप कूलर चला रहे हो तो कूलर आपका काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एसी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर लेता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कूलर आर्द्रता कंट्रोल नहीं कर पाता, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्द्रता अगर जो बढ़ती है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आर्द्रता क्या होती है? तापमान में अगर जो वृद्धि होगी तो आर्द्रता घटेगी। ठीक है, तापमान में वृद्धि होगी, आर्द्रता घटेगी, इसको ध्यान रखिएगा। ह्यूमिडिटी घटती है। नेक्स्ट बात करें, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभव, अंतरिक्ष जो कक्षा होती है, जो यान होता है अंतरिक्ष जिसमें रहते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है, उसमें भारहीनता की अनुभूति होती है। इसका क्या रीजन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रीजन होगा, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। इस कारण से ये क्या होता है? भारहीनता की अनुभूति होती है। भारहीनता मतलब उनको लगेगा कि नहीं हमारा कोई वजन है, एकदम हल्की। ठीक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके जो ग्रेविटेशन पे, वहाँ ग्रेविटेशन नहीं होगा तो इस कारण ये भी रीजन हो जाएगा। तो कक्षा में जो त्वरण होगा बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, यह रीजन है जिसके कारण अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करें, न्यूटन के गति का पहला नियम किसकी संकल्पना रहता है? ध्यान रखिएगा, जो न्यूटन का गति का पहला नियम है उसे हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम बोलते हैं। गैलीलियो का नियम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। उसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं और उसे न्यूटन की गति का पहला नियम भी बोलते हैं। और इसी न्यूटन की गति के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो पहला नियम क्या है? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकल्पना देता है जड़त्व के नियम की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रातों में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं। तो सीधी सी बात है, पानी के पाइप में पानी जम जाता है। जब पानी पाइप में जमेगा तो वो अपने आयतन में वृद्धि करेगा, और जब आयतन में वृद्धि करेगा सीधा साधा बात है, पाइप फट जाएगा। ठीक है, पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर यानी कि बर्फ बनकर फैलेगा और पाइप फट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे आता है। इसका मतलब क्या रीजन है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, इस कारण पैराशूट तो ऐसे होता है, वायु ऐसे ऐसे आएगा तो इसको रोकने का प्रयास करेगा तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। अब आपको सिंगल पसली वाले को उठा के फेंक दिया जाए या पत्थर को उठा के फेंक दिया जाए तो वो तेज़ी से नीचे आएगा, क्योंकि इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और इसका कम हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका वायु प्रतिरोध कम होगा पत्थर का, तो इसलिए तेज़ी से नीचे आएगा। और इसका वायु प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इस कारण ये धीरे धीरे नीचे आएगा और सेफली लैंड कर जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, इलास्टिक पदार्थ की बात हो रहा है तो यहाँ पे स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को, ये कार है, बालक बैठा है, आप गेंद को उछाल रहे हो लेकिन कार गति से आगे जा रही है तो गेंद उसके पीछे गिरेगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? उसके पीछे गिरेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या रीजन है? देखो यहाँ पे ध्यान रखना, पानी का एक गुण होता है कि द्रव, जो पानी हो या फिर द्रव हो, कोई भी द्रव हो, वह स्वतंत्र पृष्ठ पर सदैव तनाव अवस्था में रहता है। स्वतंत्र है तो तनाव अवस्था में रहता है और कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, और कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो एक दूसरे का चिपकेगा ही। तो यहाँ पे इसका सीधा जो आंसर होगा सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बात करें, मैंने बोला एग्जाम्पल सारे याद कर डालो, जितने उदाहरण हैं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले। ठीक है, साइंस और फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, सभी मूल बलों से में सबसे दुर्बल है। देखो यहाँ पे बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो गुरुत्व बल सबसे दुर्बल होगा। तो गुरुत्व बल यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबसे दुर्बल होगा। अब गुरुत्व बल से शक्तिशाली आपका चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल से शक्तिशाली की बात करें वैद्युत बल हो जाएगा, और यहाँ पे इससे शक्तिशाली ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं हम, नाभिकीय बल हो गया। यहाँ तक की बात करें नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय फोर्स यानी कि गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में हमें कठिनाई होती है, क्यों? इसका क्या रीजन है? तो वायु का दबाव वहाँ पे कम होता है, इस कारण से हमें सांस लेने में समस्या आती है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल, बस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, टाइपिस्ट बहुत गलतियाँ करता है। ठीक है, बल्क है। ठीक है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो अभी मैंने बताया सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। अब उपग्रह तो आपका पता, ये उपग्रह है, ये पृथ्वी है, तो उपग्रह तो ऐसे चक्कर लगाएगा। अब यहाँ से चम्मच गिरा दोगे, चम्मच पृथ्वी पर थोड़ी गिरेगा, वो भी आपका इसे चक्कर लगाता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उपग्रह की गति के अनुसार अनुसरण करता रहेगा, यानी कि उपग्रह के साथ वो भी घूमता रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते, देखो यहाँ पे ध्यान रखना,
पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, यानी कि अगर जो आपका भार पृथ्वी पर 60 किलो है, चंद्रमा पर जाओगे तो आपका भार 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, मास बदलता रहता है, उस द्रव ये जो भार होता है वो बदलता रहता है, वेट बदलता रहता है, इसको ध्यान रखना। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाओगे तो क्या होगा, भार बदल जाएगा। ठीक है, भार बदल जाएगा, और लेकिन मास जो द्रव्यमान होता है वो नहीं बदलता। ठीक है, भार बदल जाता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्वत को पर्वत आ रहा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने के कारण। अब तो ये तो न्यूटन्स का थर्ड लगा हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ये भी है। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी है, क्रिया प्रतिक्रिया बंदूक से छूटी गोली, इसका एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। जब आप नाव से या स्टीमर से बाहर निकलते हो तो वहाँ पे भी एक एग्जाम्पल काम करता है, नाव भी आपकी तरफ एक बल लगाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। और पत्थर को ठोकर मारते हो तो पत्थर भी आपको मतलब पत्थर को अगर जो पैर से मारते हो तो आपने पत्थर पे बल लगाया, पत्थर भी आपके ऊपर बल लगाएगा जिससे आपको चोट लगेगी। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पे, तो ध्यान रखना पर्वत शिखर पे। ऊंचाई पर, जितना ऊंचाई पर जाओगे आपको उतना कठिन हो जाएगा किसी भी चीज़ को पकाना। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर जाओगे वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होगा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटने लगता है। जब वायुमंडलीय दाब घटेगा, जो क्वथनांक होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि चावल या खाना आपका जल्दी नहीं पकेगा, टाइम लगेगा। तो पर्वतों के शिखर पे इसका राइट आंसर होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। वीकली मैं 3 से 4 टॉपिक आपका करा दिया करूँगा साइंस का, बाकी और भी वीडियो है। करंट अफेयर्स की सीरीज भी जल्दी आने वाली है, उसका PDF भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।